आपको कॉन्क्लेव में, डीडी कॉन्क्लेव में ले चलते हैं जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। चुनावी बिसात के जिस सत्र की प्रतीक्षा आपको बहुत देर से थी, वो सत्र अब आपके सामने है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय डीडी कॉन्क्लेव के मंच पर आ चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा दूरदर्शन के महानिदेशक श्री मयंक अग्रवाल, अपर महानिदेशक श्री आरपी सरोज और सुश्री प्रिया कुमार से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री महोदय। आपसे बात करेंगे दूरदर्शन न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव और इस सत्र का विषय है डबल इंजन की सरकार। अशोक श्रीवास्तव। माइक लगा दीजिए जी। मुझे दे दीजिए, मुझे जेब में रख देता हूँ। यहाँ पीछे रख सकते 35 से। महाराज जी करीब 30 से 35 मिनट। हाँ? और अगर आपकी अनुमति हो तो कुछ सवाल ऑडियंस से ले सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ठीक है। डीडी कॉन्क्लेव में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज दोपहर से लगातार हम झांसी में बने हुए हैं और बुंदेलखंड के तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। और इस वक्त जबकि शाम अपने पूरे शबाब पर है, तो इस वक्त कह सकते हैं कि हमारे साथ उत्तर प्रदेश चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जो आज इस कॉन्क्लेव में बुंदेलखंड में झांसी के मुद्दों पर, बुंदेलखंड के मुद्दों पर बात करने के लिए जुड़े। महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप डीडी कॉन्क्लेव में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी सबसे पहला मेरा सवाल ये कि अभी आप आज सुबह से लगातार बुंदेलखंड में ट्रैवल कर रहे हैं, आपने कई सभाएं की, आपका रोड शो भी हुआ, क्या माहौल लग रहा है? गर्मी थोड़ी ज्यादा है कि ठंडक ठंडक है? देखिए, चुनाव है तो गर्मी होनी चाहिए, लेकिन 10 मार्च के बाद सब शांत हो जाएगा। डबल इंजन की सरकार फिर से आएगी और उत्तर प्रदेश को देश के नंबर 1 राज्य बनाने के जिस संकल्प के साथ हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में 2017 में चले थे, उन संकल्पों को फिर से पूरा करते हुए 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। योगी जी क्योंकि ये बात हो रही है कि भाई 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, हालांकि अभी भी चुनाव खुला हुआ है क्योंकि 290 सीटों पर अभी भी पोलिंग होनी है, लेकिन ये जो 2 चरण में हुआ, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? और आज जब तीसरे चरण के लिए भी आप लोगों के बीच गए, क्या माहौल आपको लग रहा है? देखिए, ये चुनाव पहली बार ऐसा है, प्रदेश का चुनाव जब जनता लड़ रही है, पार्टियां हट चुकी हैं, प्रत्याशी गौण हो चुके हैं, पब्लिक लड़ रही है। आप कॉमन मैन से पूछिए, यानी पूरे चुनाव को जनता जनार्दन लड़ रही है। और वह इसलिए लड़ रही है क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनअपेक्षाओं पर खरा उतर करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां सुरक्षा एक बहुत बड़ा इश्यू हुआ करता था, जहां पर हर तीसरे दिन दंगे होते थे, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, माफिया हावी थे, पेशेवर अपराधी सत्ता का संरक्षण पाकर के अराजकता का खुलेआम तांडव करते थे, व्यापारियों के प्रतिष्ठान पे कहीं कब्जे होते थे, हर प्रकार के माफिया थे, भू माफिया भी था, खनन माफिया भी था, वन माफिया भी था, पशु माफिया भी था। और ये सभी माफिया कमोवेश पिछली सरकारों के, कांग्रेस की सरकार में पनपे थे,
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में इनको खाद पानी दे करके खूब बढ़ाया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनकी जड़ों में मट्ठा डाल करके, नमक डाल करके इनको सुखा दिया है। अब उसको हम काट रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर कर दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। एक दूसरा, उत्तर प्रदेश की जो एक पहचान होनी चाहिए थी। देखिए, हम बुंदेलखंड में हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की ये झांसी है। आज मैं प्रातःकाल से बुंदेलखंड के पहले राठ में, फिर हमीरपुर में, फिर महोबा में, फिर ललितपुर में, इन सभी जगहों पर जनसभा जनसंवाद करते हुए, और मैं भी शाम को झांसी पहुंचा हूं रोड शो करके, फिर मैं यहां पे आया हूं। और मुझे खेद है कि मुझे लेट हुआ है आपके जीडी कॉन्क्लेव में शामिल होने में। पर हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हम लोग बेसब्री से इंतजार जरूर आपका कर रहे थे, लेकिन हम समझते हैं चुनाव में और जब आप रोड शो में निकले थे तो थोड़ा इतना स्वाभाविक है। नहीं, मैं धन्यवाद इस बात के लिए दूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार डीडी कॉन्क्लेव हम सबको देखने को मिल रहा है। एक नेशनल नेटवर्किंग का एक चैनल है और जन आस्था और जन विश्वास का प्रतीक है। ये भारत का प्रतीक है। इसलिए भारत की आत्मा इसमें बसती है, और जब वह जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के इस प्रकार के कॉन्क्लेव करती है तो उस पर चर्चा होती है। आज हम झांसी में हैं। इस बुंदेलखंड को 70 वर्षों से पानी की एक एक बूंद के लिए किसने तरसाया? क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारें नहीं थी? सर्वाधिक समय तक कांग्रेस ने शासन किया। क्यों बुंदेलखंड सूखा था? 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला। क्यों बुंदेलखंड सूखा था? 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ, तब भी बुंदेलखंड सूखा था। विकास ठप था, पलायन होता था। यहां पे खनन माफिया हावी हुए थे, यहां पे भू माफिया हावी हुए थे, यहां पे डकैतों के गिरोह हावी हुए थे। और सपा बसपा की सरकार में तो बड़ी बेशर्मी के साथ इन डकैतों को अपना प्रत्याशी बना करके उन्हें विधानसभा और संसद तक पहुंचाने का ये लोग पाप करते थे। आज मैं कह सकता हूं कि हमारा बुंदेलखंड, जो एक अपनत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने दिया था कि मैं हरगिज अपनी झांसी नहीं दूंगी, तो उनका यह अपनत्व, जब हम महोबा में आते हैं और महोबा की वीरता को देखते हैं, बड़े लड़ैया महोबा वाले, ये पंक्तियां जब यहां गाई जाती हैं, आलाउदल की कहानियां। हमीरपुर में और राठ में हम देखते हैं संतों, ऋषियों और योगियों की भूमि। स्वामी ब्रह्मानंद जी के बारे में पढ़ते हैं, स्वामी रोटी राम जी महाराज के बारे में देखते हैं। क्या आस्था है। आज जन अपेक्षाओं के अनुरूप डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां पे काम किए हैं। जो काम 70 वर्षों में नहीं हो पाया, 5 वर्ष में बुंदेलखंड के एक एक घर तक जल पहुंचाने की कार्रवाई हो रही है। और हमारा प्रयास है कि मार्च 2022 तक हम ज़्यादातर बुंदेलखंड के क्षेत्र में हर गांव में पाइप पेयजल से जल पहुंचाएंगे और फिर उसे घर घर कनेक्शन देकर के हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। ये बुंदेलखंड के लिए डबल इंजन सरकार की पहली सौगात। बुंदेलखंड में दशकों में जो नहीं हो पाया, यहां प्लान का पीछे का कारण क्या था? खेती के लिए पानी नहीं था। ऐसा नहीं कि प्रकृति प्रदत्त जल यहां पे न रहा हो, सरफेस वाटर था, लेकिन उसका उचित नियोजन नहीं था। आज
1.5 दर्जन से अधिक सिंचाई की छोटी बड़ी परियोजनाओं को पूरा करते हुए हर खेत को पानी देने की कार्रवाई हुई है। मैं आज महोबा में, हमीरपुर में और आसपास के क्षेत्रों में देख रहा था, मैं पूछ रहा था लोगों से कि आखिर अर्जुन सहायक परियोजना का लाभ क्या हुआ। उन्होंने कहा साहब, जो खेत 1 वर्ष पहले तक हमारा 500 रुपये में, हम जिस खेत का किराया 500 रुपया मिल पाता था, आज हमें उसका 5 से 6 हज़ार रुपया मिल रहा है। जो यहाँ की भूमि की कीमत 50,000 60,000 रुपये एकड़ थी, आज उसकी कीमत 6 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक हमें प्राप्त हो रही है। यानी कितना गुना दाम बढ़ा है। ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आज चित्रकूट से लेकर के पूरे बुंदेलखंड को छूती हुई बन रही है। बुंदेलखंड में 2 एयरपोर्ट, एक चित्रकूट में, दूसरा ललितपुर में, तेजी के साथ काम चल रहा है। चित्रकूट को उसकी पुरातन पहचान बनाने का फिर से प्रयास, डिफेंस कॉरिडोर के 2 महत्वपूर्ण नोड झांसी और चित्रकूट में स्थापित होना, और पिछले दिनों भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के एक महत्वपूर्ण नोड का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां पर 19 नवंबर को आए थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किले को फिर से रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व के अनुरूप ही स्वरूप देने का प्रयास, या फिर स्मार्ट सिटी के रूप में झांसी का विकास, अन्ना प्रथा की समस्या के समग्र समाधान की दिशा में उठाया गया कदम, नौजवानों के लिए रोजगार की उन तमाम संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य, ये बहुत सारी चीजें हैं। आज मैं कह सकता हूं बुंदेलखंड में माफिया नहीं, बल्कि बुंदेलखंड विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ जुड़ता हुआ एक आधुनिक क्षेत्र बन चुका है। पर योगी जी, आपने अभी बुंदेलखंड को लेकर तमाम जो यहाँ के मुख्य मुद्दे थे आपने उनको छुआ, उस पर अपनी सरकार की ओर से बात करी। क्या आपको लगता है कि मुद्दे बदल गए? क्योंकि जब ये चुनाव शुरू हुआ तो लगातार, हालांकि आपने अपराध का जिक्र किया और माफिया राज का जिक्र किया, लेकिन जब ये चुनाव शुरू हुआ तो लोग कह रहे थे कि भाई योगी जी लगातार जो है बात कर रहे हैं, माफियाओं की बात कर रहे हैं, अपराध दंगों की बात कर रहे हैं, वो पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पहले दौर के बाद अब विकास पर बहस हो रही है? ऐसा नहीं है, मैं पहले दौर से ही बोल रहा हूँ, विकास की बात भी पहले दौर से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि सुरक्षा के बगैर विकास निरर्थक है। अगर हम कितना भी विकास करा लें, अगर सुरक्षा नहीं है तो उस विकास का हमारे व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में कोई महत्व नहीं है। सुरक्षा प्राथमिकता है। ये हर एक नागरिक को उसका इस सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, और ये सरकार की, किसी भी जवाबदेही सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है। हमारी सरकार ने अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया। उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। केराना और कांधला जैसे कस्बों से व्यापारी पलायन कर रहे थे। 1 दर्जन से अधिक कस्बे ऐसे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद व्यापारी अपना प्रतिष्ठान बंद करके घर भागने की फिराक में रहता था, कब घर चले जाएं। कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में 12 बजे तक भी हर बाजार में चहल पहल रहती है। किसी गुंडे की हिम्मत नहीं, किसी राह चलते हुए माता या बहन की तरफ टेढ़ी नजरों से भी देख ले। किसी गुंडे की हिम्मत नहीं और किसी सौदे की हिम्मत नहीं किसी राह चलती हुई बेटी को छेड़ सके, और किसी माफिया और अपराधी का दुस्साहस नहीं कि किसी व्यापारी के साथ जबरन कर सके। अब गुंडा टैक्स मांगेगा तो अगले दिन उसके गले में तख्ती होगी, वो थाने के पास जान की भीख मांगते हुए दिखाई देगा। ये परिवर्तन हमने किया है, हमने बोला है। हमारी संवेदना प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रति है, बेटी और बहनों के प्रति है, किसानों के प्रति है,
अन्नदाता किसान के प्रति है, नौजवान के प्रति है। हमारी संवेदना माफिया और अपराधी के प्रति नहीं। और इसीलिए हमने पहले दिन ही कहा था कि देखिए भाई, हम अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे, और हमने उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया। वह प्यार की भाषा माना, हमने प्यार से समझाया, कानून की भाषा से समझा तो कानून की भाषा से समझाया, दूसरे तरीके से उसको समझना था तो हमने दूसरे तरीके से भी अपना करके उसको समझाया है। और प्रदेश में हर हाल में सुरक्षा का वातावरण दिया, विकास भी दिया। ऐसा नहीं कि पश्चिम में हमने विकास की चर्चा ना की हो। नहीं, मैं विकास वाला मैंने इसलिए कहा नहीं, मैंने इसलिए कहा हमने विकास भी किया। आप मुझे बताइए, प्रथम चरण का मतदान हुआ, मेरठ था, मुजफ्फरनगर था, शामली था, बागपत था, बुलंदशहर था, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, यही तो थे प्रथम चरण के चुनाव के क्षेत्र। दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे हम हर भाषण में चर्चा करते थे। दिल्ली से मेरठ रैपिड रेल हम हर भाषण में चर्चा करते थे। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था झांसी में, और मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय कहीं बन रहा है तो मेरठ में बन रहा है। तो चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि, चौधरी साहब के नाम पर विरासत को हथियाने के लिए तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन चौधरी साहब के नाम पर वास्तव में ईमानदारी के साथ काम कितने लोगों ने किया? केवल भारतीय जनता पार्टी ने। चौधरी साहब की स्वयं की कर्मभूमि छपरौली की रमाला चीनी मिल, 1980 में चौधरी साहब ने मांग की थी कि इस चीनी मिल का विस्तारीकरण, सुंदरी यहाँ पर इसका विस्तारीकरण होना चाहिए और इसका मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। तब से कांग्रेस भी आई थी, समाजवादी पार्टी और लोकदल की सरकार तब भी बनी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी भी बनी थी। अगर उस कार्य को किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। गन्ना किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान किसी ने किया तो यह डबल इंजन की सरकार ने किया। यह राशि सपा बसपा सपा की 14 वर्ष के शासनकाल में भी इतना भुगतान नहीं हो पाया। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर, जिन्होंने 1915 में भारत की अंतरिम सरकार का गठन अफगानिस्तान में रहकर कर दिया था, विश्वविद्यालय की स्थापना ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर प्रदेश का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान उनके नाम पे करना हो, या बुलंदशहर में एक नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, यह भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की कार्रवाई हमने हर भाषण में कहा, और मैंने तो यहां तक कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 5 साल में 18,000 गरीबों के लिए एक एक मकान सैंक्शन हुए थे, बंटे नहीं थे गरीबों को जी, फाइलों में स्वीकृत हुए थे। और डबल इंजन की सरकार ने 5 साल में 43,50,000 गरीबों को एक एक आवास दिया है। 43,50,000 गरीबों को, 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय दिया है। ये शौचालय स्वच्छ भारत मिशन का तो पार्ट है ही, इससे भी बढ़कर है हमारी माताओं और बहनों की गरिमा से जुड़ा हुआ मुद्दा था। ये 1,21,000 गांव और मजरों में विद्युतीकरण का काम किया, और उसमें 1,43,00,000 गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी दिए। 1,56,00,000 माताओं को धुएं से मुक्ति देने के लिए उन्हें डबल इंजन की सरकार ने फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन भी वितरित किए। और कोरोना में उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य, पहली डोज 100% लोगों ने ले ली, दूसरी डोज 75% से अधिक लोगों ने ले ली। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। और डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार डबल डोज राशन की भी प्रदेश की जनता को उपलब्ध करा रही है। देखिए, ये केवल उपलब्ध कराना नहीं, ये इसके पीछे बहुत सारी चीजें। एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का जिसके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमेशा उंगली उठती थी, आज कोरोना प्रबंधन देखिए, देश और दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन अगर कोरोना प्रबंधन है उत्तर प्रदेश का है।
ये संभव हो पाया प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से। हमने किया है, हमें बोलने का अधिकार भी है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी भी थी, पर ये हमारा कर्तव्य भी था। आप जो कह रहे हैं सर, दूसरा, कोरोना प्रबंधन में हर एक व्यक्ति की जान बचाना हमारी प्राथमिकता थी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलग से दिया था, एक एक व्यक्ति की जान बचाना है। दूसरा, जान है तो जहान भी है, हमें व्यक्ति को भी बचाना है, बीमारी से भी बचाना है और भूख से भी उसे बचाना है। दोनों लक्ष्य रखे गए थे। याद रखना, 1000 वर्षों के अगर आप महामारी के इतिहास को उठा के देखेंगे, जितनी मौतें बीमारी से होती थी उससे कई गुना मौतें भूख से होती थी। ठीक, पहली बार हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण बीमारी से मौत के आंकड़ों को न्यूनतम करने का प्रयास किया गया। हर मौत हमारे लिए दुखद थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भूख से कोई मौत नहीं हुई। 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार फ्री में राशन की व्यवस्था किसी ने की, डबल इंजन की सरकार ने ही किया है। भाइयों पे, यानी हम इसी बात, ये हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है प्रदेश के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, प्रदेश की जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही थी हमने उसको निभाया है। कोरोना का प्रबंधन हो या फिर प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में उठाए गए कदम हो। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक आ रही है, 12 जनपद इससे कनेक्ट हो रहे हैं और ये केवल एक्सप्रेसवे नहीं, ये केवल दूरी कम नहीं करेगी, दिलों को भी जोड़ेगी और रोजगार की व्यापक संभावनाओं को भी आगे बढ़ाएगी। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ देश के विकास की दर को आगे बढ़ाने में योगदान देने वाला राज्यों में से एक बन चुका है। और ये जो सुरक्षा का, विकास का, सुशासन का और स्वावलंबन का एक मॉडल उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने तय किया है, ये अनवरत बना रहना चाहिए। और ये मुद्दे हमने पहले चरण में भी, दूसरे चरण में भी कहा। दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर ये जनपद आते थे जी। आप देखें, सहारनपुर में हमने राज्य विश्वविद्यालय मां शाकंभरी के नाम पर दिया है। बिजनौर में महात्मा विदुर के नाम पे मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार बना रही है। अमरोहा में, रामपुर में, संभल में, इन सभी जगह कार्य हो रहे हैं। तो हमने विकास को भी उठाया, लेकिन सुरक्षा पहला मुद्दा था, हमने उस मुद्दे को उठाया है। हम हर एक मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार हैं। ठीक, हमारे पास उसका जवाब भी है और मुझे लगता है उसके समाधान का रास्ता भी। आप अगर इसी तरह धारा प्रवाह, मैंने सोचा था कि आज डेवलपमेंट पे आपसे कई सारे सवाल पूछूंगा, क्योंकि विपक्ष आरोप लगाता है कि योगी जी डेवलपमेंट पे बात नहीं करते, लेकिन आपने धारा प्रवाह इतनी सारी चीज़ें गिना दी तो कई चीज़ें तो उसमें कवर हो गई। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने जैसे कहा कि हर जगह आप ये विकास का मुद्दा उठाते रहे हैं, बात होती रही है, लेकिन मीडिया या विपक्ष जो है वो योगी जी के बुलडोजर वाले बयान ही उठाता है, वो योगी जी के तमंचावादी बयान ही उठाता है। और मुझे याद है जब डीडी कॉन्क्लेव में आप लखनऊ में आए थे तो आपने 80-20 की बात की थी, ये चुनाव 80 बनाम 20 का है, और उसको लेकर तमाम मीडिया ने 10 दिन तक एक डिबेट चलाई और कहा कि भाई जैसे योगी जी पोलराइज कर रहे हैं चुनाव। हम पोलराइज कहाँ कर रहे हैं? मैं तो यही कह रहा हूँ, 80% लोग हमारे साथ में हैं, 80% सीटें बीजेपी जीतेगी। इसलिए जीतेगी, मुझे एक बात बताइए, 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 325 सीटें जीती थी। ये 325 सीटें क्या 80% नहीं है क्या? दूसरा, विकास हम करा रहे हैं, सुरक्षा हम दे रहे हैं, कोरोना महामारी के समय, संकट के समय जनता के साथ हम खड़े हैं। प्रदेश को, पूरे प्रदेश को हम लोग एक परिवार के रूप में मान करके प्रदेश के समग्र विकास के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। 5 साल बिना रुके, बिना थिके, बिना झुके, बिना डिगे काम किए हैं। जब काम हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, तो जनता वोट भी हमें देगी कि उन लोगों को देगी जो अपने परिवार तक सीमित हैं।
पर अखिलेश जी कह रहे हैं कि 2 चुनाव के बाद योगी जी के चेहरे पे 12 बज गए हैं। तो ये तो उनका चेहरा स्वयं बताता है। वे 12 बजे सो के उठते हैं, इसलिए 12 बजे उनको अपनी शकल देखने को मिलती है। मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला योगी हूं। 4 बजे सो के उठता हूं, आराम से ईश्वर आराधना करता हूं, दिन भर राष्ट्र आराधना में लीन हो जाता हूं। मेरे तो यही 2 कार्य हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर आराधना और बाकी दिन भर 18 से 20 घंटे राष्ट्र आराधना। मेरे यही 2 कार्य हैं। राष्ट्र आराधना में जनता जनार्दन की सेवा करके अपने संन्यास धर्म का भी निर्वहन करता हूं और राष्ट्र आराधना के धर्म को भी निर्वहन करता हूं। आपने राष्ट्र आराधना का जिक्र किया, शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आज भी जब झांसी में आपका रोड शो था तो मैं आपका ट्विटर हैंडल देख रहा था, नीचे उसमें लिखा था राष्ट्रवाद की बयार है, फिर से भाजपा सरकार है। तो क्या राष्ट्रवाद भी एक बड़ा मुद्दा है चुनाव में? आपको लगता है कि ये क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्या इस देश को सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं? हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, और फिर झांसी में हम हैं, ये तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का क्षेत्र है। बुंदेलखंड तो हमारा वीर और वीरांगनाओं का क्षेत्र है। बगैर राष्ट्रवाद के तो कोई काम चलेगा ही नहीं। और हमने तो, भारतीय जनता पार्टी का तो प्रमुख मुद्दा है राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन से अंत्योदय तक जाना है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाना, अन्नदाता किसानों के जीवन में खुशहाली लाना, हर गरीब के घर में खुशहाली लाना, हर बहन और बेटी को सुरक्षा की गारंटी देना, हर व्यापारी को एक बेहतर भविष्य के लिए अवसर प्रदान करना। ये भारतीय जनता पार्टी नीति लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस 5 साल के शासनकाल में क्या आपको कोई रिग्रेट होता है कि मैं ये काम नहीं कर पाया जो आपने सोचा हो कि अगले जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले ये करूंगा? आपने डेवलपमेंट की बहुत सारी बातें की, लेकिन कहीं भी आपको लगता होगा ये चीज मैं नहीं कर पाया? देखिए, जैसे देश के संविधान, देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक संविधान होता है, वह देश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके प्रति सम्मान का भाव हर नागरिक के मन में होना चाहिए। वैसे ही चुनाव के पहले हम भारत के संविधान के प्रति अटूट निष्ठा रखते हुए अपना एक संकल्प पत्र, जिसे पहले घोषणा पत्र कहते थे, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में उसका नाम लोक कल्याण संकल्प पत्र लिखा जी। क्योंकि घोषणाएं तो नेता करते हैं, चले जाते हैं, बाद में उनको भी नहीं पता होता हमने क्या कहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजनेता को जनविश्वास पर खरा उतरना होगा, उसके लिए घोषणाएं नहीं, जनता के बीच में संकल्प लेकर के चाहिए। हमने अपने घोषणा पत्र का नाम दिया था लोक कल्याण संकल्प पत्र। 212 संकल्प हम लोगों ने लिए थे 2017 में, और मैं कह सकता हूं 2017 में जो संकल्प लिए थे, एक एक संकल्प को पूरा ही नहीं किया, बल्कि उससे कई गुना काम प्रदेश के अंदर हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाजवादी पार्टी से या कांग्रेस से, आज वे लोग भी भारतीय जनता पार्टी की नकल करके अलग अलग नाम देना चाहते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने जो घोषणा पत्र इससे पहले अपने चुनाव के समय किए थे, क्या उनमें से किसी को पूरा किया? उनको याद भी है? मुझे तो आज भी पूछ लीजिए, 212 संकल्पों को मैंने एक एक संकल्प को पहले दिन ही रिलीज होते समय ही हम लोगों को कहा गया था आप लोग इसको पढ़िए। हम लोगों ने एक एक संकल्प को पढ़ा, और जिस दिन सरकार बनी थी मैंने अपने पूरे मंत्रिमंडल को एक एक संकल्प पत्र की प्रति उपलब्ध कराई थी, और मैंने कहा आप अपने अपने विभाग के बारे में पूछिए और फिर इसका प्रेजेंटेशन मेरे सामने प्रस्तुत कर दीजिए। हमने उसी दिन तय कर दिया था। नहीं तो कोई काम आपको नहीं लगता कि कोई छूट गया हो जो आपको लग रहा हो कि भाई अगली बार ये मेरा मेन होगा? हम लोग आए हैं सेवा करने के लिए, और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमने रात दिन एक करके, कोरोना भी हमारी गति को नहीं रोक पाया,
कोरोना कालखंड में सपा बसपा और कांग्रेस के नेता कहाँ थे मुझे नहीं कहना है, लेकिन मैं कोरोना कालखंड में भी जनता जनार्दन के बीच में था, प्रदेश के अंदर एक एक जनपद का दौरा कर रहा था। हाँ, वो सबने देखा, उस पर कोई सवाल नहीं उठा। मैं वही कह रहा हूँ ना, हम तब भी काम कर रहे थे जब कोरोना हमारी गति, कोरोना ने दुनिया की गति रोकी है, कोरोना मेरी गति नहीं रोक पाया, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की गति को नहीं रोक पाया है, और हम लोगों ने लगातार काम किया है। हाँ, हमने काम इसलिए नहीं किया कि हमारे लिए वोट मांगने का जुगाड़ हो, हमने सुरक्षा का काम इसलिए किया क्योंकि हमारी जिम्मेदारी थी, हमारा कर्तव्य था। हमने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के एक एक संकल्प को इसलिए पूरा किया क्योंकि जनता के प्रति हमारी जवाबदेही थी। लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूं कि अगर जनता को लगता है कि हमने जो किया, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो किया ये अच्छा किया है, तो उसको अनवरत बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी उसे पूरा करेगी। हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र रिलीज हो चुका है और इसमें इसका पार्ट 2 अब क्या होना है, पार्ट 1 में जो हमने कहा था वो किया, पार्ट 2 में क्या होना है उसको भी हमने उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है। और मैं कह सकता हूं कि एक एक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कार्य करेगी। हम लोग एक एक मुद्दे पर फिर से खरा उतरेंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और मैं कह सकता हूं जब काम किया है इसलिए जनता जनार्दन चुनाव को लड़ रही है। मैं फिर कह सकता हूं सपा बसपा और कांग्रेस के नेताओं की और उनकी पूरे पार्टी की जमानत जब्त होगी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 80% सीटों पर विजय प्राप्त करके फिर से सरकार बनेगी। लेकिन क्या बेरोजगारी के मुद्दे पर आपको लगता है कि थोड़ा कहीं कुछ कमी रहेगी? क्योंकि बार बार ये होता है, और आप जब एक आंकड़ा देते हैं, आपने अभी पिछले दिनों बेरोजगारी को आंकड़ा दिया कि 2016 में क्या था, आज कितनी बेरोजगारी दर कम हुई है, लोग उसका फैक्ट चेक करते हैं और लोग कहते हैं कि भाई आपने जो डेटा दिया वो 5 साल का जो औसत है उससे आपने कम निकाल कर दिया। इस तरह के हम कम करके नहीं दिखा रहे। देखिए, हमारे पास जो डाटा है वो हमारी नहीं है, सेंट्रल एजेंसी के। देश के अंदर इस प्रकार के क्षेत्र में जो एजेंसियां निष्पक्ष काम करती हैं उनके भी डाटा हैं, तो सर इस पे काम किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। ये हमारा सौभाग्य है कि देश के सर्वाधिक युवा हमारे पास हैं और सरकार ने काम किया है, लेकिन इसमें और काम किए जाने की आवश्यकता भी है। मुझे एक बात बताइए, 2003 से लेकर 2017 तक 14 वर्षों के अंदर सपा बसपा सपा की सरकार 14 वर्ष तक थी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन 14 वर्षों में इन तीनों सरकारों ने जितनी नौकरी नहीं दी होगी सरकारी, उससे ज्यादा नौकरी हमने 5 साल के अंदर अपने प्रदेश के युवाओं को दी है। 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है हम लोगों ने, और एक एक नौकरी गिना सकता हूं, उनके नाम, उनके पूरे एड्रेस, उनके टेलीफोन नंबर हमारे पास मौजूद है। अच्छा, वो डिटेल आपके पास है? डिटेल में हर एक नौजवान का। आप आश्चर्य करेंगे, मेरे पास जब हम लोगों ने 2019 में प्रयागराज कुंभ के ठीक पहले प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से काशी में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया था। ऑस्ट्रेलिया का एक परिवार मुझे मिलने के लिए वहां आया। प्रवासी भारतीय दिवस में आए थे, तो उद्घाटन कार्यक्रम के बाद जब मैं प्रधानमंत्री जी को विदा करने के लिए एयरपोर्ट गया था, एयरपोर्ट से जब मैं वापस आया तो मुझे बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया का एक एनआरआई आपसे मुलाकात करना चाहता है। तो मुझे उत्सुकता थी, क्योंकि एक तो प्रवासी भारतीय काफी बड़ी संख्या में आए थे, तो मेरी उत्सुकता ये थी कि भाई ये लोग आए हैं तो मिलना चाहते हैं, तो मैं मिलने के लोगों से अलग से उपलब्ध भी रहता था। यद्यपि अलग अलग लोगों के साथ हमारे कार्यक्रम भी चल रहे थे, लेकिन उसी दौरान मिलने का भी कार्यक्रम निकालते थे। तो मैंने उनको बताया कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ पे रहूँगा, अगर वो मिलना चाहेंगे इस दौरान मुझे मुलाकात करवा देंगे। मेरी भी उत्सुकता थी कि आखिर मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मेरा तो कोई परिचित था नहीं ऑस्ट्रेलिया में। तो सज्जन आए, उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने कहा साहब जो है मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूं। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या है? उन्होंने कहा साहब
मेरा जो ओरिजिनल घर है, मैं रहने वाला हूं आगरा के पास के एक गांव का। मेरे पूर्वज चले गए थे ऑस्ट्रेलिया में, और पिछले 3 पीढ़ी से मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं, लेकिन मेरे परिवार के अन्य सदस्य यानी पटीदारी जो होती है, मेरे पिताजी के जो भाई वगैरह लोग हैं, ये लोग रहते हैं आगरा में ही। तो हम 4-5 साल में एक बार आते हैं मिलने के लिए। खेती बाड़ी अभी हमारी बटी नहीं है, सब एक साथ है। तो मैं लगातार आता हूँ, 4-5 साल में एक बार आते हैं। कहा साहब मैं 3-4 साल पहले जब आया था तो हमारी पटीदारी की भाभी ने हमसे कहा था कि साहब जो है भतीजा है, इसकी नौकरी लगानी है। तो मैंने पूछा क्या करना है, तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा भी क्या मैं कर सकता हूं, तो उन्होंने कहा कि इसकी नौकरी लगानी है। तो पैसा कुछ मिल जाता तो घूस देने के लिए पैसा। अच्छा। तो कहा साहब, मैंने पूछा कितना, तो उन्होंने कहा 5 लाख मिल जाएगा। तो 5 लाख में कहीं चपड़ासी की नौकरी मिल जाएगी। कहा कि मैं इस बार एक संकल्प लेके आया था, मैं जा रहा हूं और अपने जो चचेरात भाई लोग हैं उनके परिवार का जो लड़का है उसको हम लोग इस बार सहयोग करेंगे। तो मैं आया, मैंने देखा कहीं भी लड़का नहीं है, भतीजा कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो मुझे डर लगा कि भाई कोई अपशकुन तो नहीं हो गया। तो मैंने डरते हुए भाई से पूछा कि भैया मुन्ना कहाँ है। कहा कि भाभी आए, बड़ी खुशी का। कहा रे आपको मालूम नहीं? कहा नहीं। कहा वो तो पुलिस में भर्ती हो गया है। अच्छा। तो पुलिस में भर्ती मेरे लिए वो था, आश्चर्य था। तो मैंने पूछा, मैंने कहा पैसा कहाँ से दिया? कहा रे आपको मालूम नहीं, अब योगी जी की सरकार आ चुकी है यूपी में, अब पैसा नहीं लगता है। अच्छा। तो मैंने कहा भाई इसमें मैंने क्या कौन सा ऐसा काम कर दिया कि जो, उसने कहा साहब काम इस बात को लेकर के मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे एक भर्ती में 5 लाख से लेकर के और लाखों रुपए की चर्चा हम सुनते थे, आज पारदर्शी तरीके से नियुक्ति मिल जाए। और कहा साहब मेरी जाति जानते हैं मैं कौन जाति का हूँ? मैंने कहा नहीं। उसने कहा साहब मैं जाटो जाति का हूँ। अगर एक हरिजन नौजवान बिना सिफारिश के नौकरी पा रहा है तो इसका मतलब न्याय हो रहा है, हर एक व्यक्ति के साथ न्याय हो रहा है। और मैं इसके लिए आपको बधाई देने के लिए आया हूँ कि साहब हम भी न्याय पाने के हकदार हैं। जो आज़ादी के बाद से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था वो कहीं साकार हो रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हो रहा है, आपके कारण यूपी में हो पा रहा है। और मैं इसके लिए आपसे केवल मिलने के लिए आया। अब ये परिवर्तन हुआ है। अखिलेश जी अभी 5 लाख यूथ को नौकरी, हमने सरकारी नौकरी दी है। हाँ। मुझे एक बात बताइए, आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग पर, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग पर या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन क्या 5 साल पहले 2017 की पहली स्थिति थी? 2015-16 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डिप्टी कलेक्टर की जो भर्ती निकाली थी, 86 में से 66 एक ही जाति के सब भर दिए थे। और उसमें टॉप कौन किया था? टॉप किया था जो प्री में सबसे पीछे था, उसको मेन में और इंटरव्यू में टॉप बता दिया, टॉप कर दिया गया। सीबीआई जांच कर रही है और मुझे लगता है कि इन्होंने आयोग का अध्यक्ष भी किस व्यक्ति को बनाया था जो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं था। आपराधिक मामले जिसके ऊपर थे जी, वो व्यक्ति आयोग का अध्यक्ष बना। 42 लाख से लेकर 62 लाख रुपए प्रत्येक नियुक्ति की बिकी थी। आप मुझे बताइए, जिस डिप्टी कलेक्टर ने 42 लाख से 62 लाख रुपए घूस दी होगी, क्या आप उससे ईमानदारी से काम करने की उम्मीद करते हैं? बिल्कुल नहीं। ईमानदारी की उम्मीद करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे लोगों पर हमारा डंडा नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? क्या इनके लिए आरती उतारूं मैं इनके? लेकिन अखिलेश जी अभी भी कह रहे हैं कि 11 लाख सरकारी पद खाली है, हम आएंगे तो भर देंगे। उनको पता ही नहीं है। उनको पता, देखिए ये लोग बड़े बाप के बेटे हैं, बिना मेहनत किए सब कुछ मिल गया है। न गरीबी के बारे में जानकारी। देखिए अखिलेश जी यहाँ पे होते ना, मैं केवल उनसे एक बात पूछता, आप पूछते कि अखिलेश जी बताइए 5 साल तक आप प्रदेश के मुख्यमंत्री थे,
आप बताइए प्रदेश के कितने जनपद हैं, वे नहीं बता सकते। मैं आज भी कह सकता हूं, आप उनसे पूछेंगे कितने कमिश्नरी हैं, वो नहीं बता सकते। कितनी तहसीलें हैं, वे नहीं बता सकते। कितने थाने हैं, उनको वे नहीं बता सकते। आपके टिप पर है सब? कितने विकास खंड हैं, वे ये भी नहीं बता सकते। तो जिस बेचारे को प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की जानकारी न हो, यहाँ की राजनीतिक स्थिति की जानकारी न हो, जिसने केवल जातिवाद देखा हो, तुष्टीकरण देखा हो, उससे विकास की उम्मीद करना ही मुझे लगता है कि बेईमानी होगी। उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। ठीक है, 11 लाख कोई भर्ती प्रदेश के अंदर नहीं खाली है। हां, भर्ती की प्रक्रिया, जो शेष बचे हुए पद हैं, पारदर्शी तरीके से उस प्रक्रिया, देखिए केवल भर्ती ही नहीं करना होता है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी करानी होती है। ट्रेनिंग कराने के बाद उनके प्लेसमेंट की व्यवस्था होती है। ये सभी पारदर्शी तरीके से हो सके, सरकार ने यह व्यवस्था की है। और ये तो सरकारी नौकरी की बात मैं कर रहा हूं। ये जो आप बुलडोजर्स की बात कर रहे थे ना, ये बुलडोजर कितना उपयोगी है। हाँ। इसने सुरक्षा का जो वातावरण दिया, इस सुरक्षा के वातावरण ने प्रदेश के 1,61,00,000 नौजवानों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया है। अच्छा, बुलडोजर से? बुलडोजर से, क्योंकि प्रदेश में 3.5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है और निवेश के परिणाम स्वरूप प्रदेश के युवाओं को नौकरी और रोजगार मिला है। तो बुलडोजर भी विकास का प्रतीक है? मैंने कहा ना, हाँ। एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग, हाँ। तब दोनों एक साथ चलेंगे उत्तर प्रदेश तेजी के साथ अपनी। योगी जी से बात और बुलडोजर का जिक्र ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। पर योगी जी, अभी खबर आई है कि मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में जो है उसको जमानत मिल गई और अब तो चुनाव में भी उसकी एंट्री होगी। हालांकि जेल से अभी रिहा नहीं होगा, कई मामले हैं, लेकिन एक बड़े मामले में उसको जमानत मिली और चुनाव में उसकी एंट्री हो रही है। देखिए, हम तो पहले ही कह रहे थे, सपा का साथ, माफिया का हाथ, ये दोनों, यानी दोनों सपा और माफिया एक दूसरे के प्रतीक हैं। हमने जो कहा उन्होंने वही किया है। सीधे नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने सहयोगी के माध्यम से ऐसे कुख्यात माफिया को ये लोग टिकट दे रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं आप? आपको कैसे पता था? क्योंकि बार बार ये बात हो रही थी, भाजपा वाले आप लोग बार बार कह रहे थे कि मुख्तार अंसारी को टिकट जरूर मिलेगा इन लोगों की तरफ से। किसने पनपाया इन माफियाओं को? किसने पनपाया? सपा या बसपा या कांग्रेस? ये तीन तो हैं जिन्होंने, कांग्रेस ने तो देश को इतने जख्म दिए हैं, इतने जख्म दिए हैं। मुझे लगता है कि कभी ईमानदारी के साथ देश स्मरण करेगा ना, तो कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। इस देश में जातीय विस्ममन, इस देश को क्षेत्र के नाम पर विभाजन, भाषाई आधार पर विस्ममन, इस देश को आतंकवाद, इस देश को नक्सलवाद, इस देश को अलगाववाद, इस सभी प्रकार के और बेईमानी और भ्रष्टाचार कांग्रेस ने दिया। सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश को माफिया राज दिया, गुंडा राज दिया, बेईमानी और भ्रष्टाचार की सभी कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किए। इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। कभी वर्तमान या आने वाली पीढ़ी कभी इसका मूल्यांकन करेगी तो मुझे लगता है कि कभी भी इन नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे युवाओं के जीवन के साथ जितना बड़ा अनर्थ इन्होंने किया है, मुझे लगता है कि इनको कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। आज चन्नी जी ने एक बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई यूपी के और जो बिहार के भैया लोग हैं उनको पंजाब में घुसने नहीं देना। और जब वो कह रहे थे तो प्रियंका जी ताली बजा रही थी उनके उस पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कांग्रेस का वास्तविक चेहरा है, यही कांग्रेस का वास्तविक चेहरा है। आज श्रीमान चन्नी वाराणसी में भी तो आए थे। आज संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जयंती है, माघी पूर्णिमा का दिन भी है। उन्होंने अगर कुछ भी प्रेरणा ली होती संत रविदास जी महाराज से, तो संभवतः इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान नहीं देते। वैसे मैं उनको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि मेरे उत्तर प्रदेश का नागरिक जिस दिन बाहर जाना बंद कर देगा, उस दिन इन लोगों के सामने क्या स्थिति पैदा हो जाएगी
ये लोग ही जानते होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का नागरिक अगले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश का नागरिक उत्तर प्रदेश में रहकर उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाएगा। उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कोरोना कालखंड में तो सबने देखा, देश में जहां भी इन लोगों ने, दिल्ली हो या किसी भी राज्य ने, उत्तर प्रदेश या बाहर जिस भी राज्य के प्रवासी कामगार और श्रमिकों को बाहर का रास्ता दिखाया, उत्तर प्रदेश ने सबको हाथों हाथ लिया। 1 करोड़ प्रवासी कामगार और श्रमिकों को लॉकडाउन के दौरान भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने अपने राज्य में 1 महीना 2 महीना रख करके उनके लिए क्वारंटीन सेंटर भी बनाए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी दी, राशन की व्यवस्था भी की, और फिर जब उनका क्वारंटीन पीरियड संपन्न हुआ तो उनको ससम्मान उनकी सीमा तक पहुंचाने के लिए अपने राज्य शासन की बसों से या ट्रेन, स्पेशल ट्रेन के माध्यम से उनके गंतव्य तक पहुंचाने में भी योगदान दिया। 1 करोड़ 40 लाख तो केवल यूपी के थे जी, और यूपी के इन सभी कामगार और श्रमिकों को हमने स्किल मैपिंग भी की, उनको काम भी दिया, उनके हाथ को काम भी दिया। इस पर दुनिया की तमाम प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, इन्होंने एक केस स्टडी भी किया इसका कि यूपी का कोविड प्रबंधन के साथ साथ ये प्रवासी कामगार और श्रमिकों को पुनर्वास करने का जो कार्यक्रम था ये बेहतरीन था। कैसे ये हुआ है, इस पर स्टडी भी हुई है जी, उसके बहुत अच्छे उसके परिणाम भी सामने आए हैं। तो ये काम वे आश्वस्त रहें, यूपी के लोग स्वावलंबी हैं और यूपी के लोग बहुत अच्छे ढंग से अपना करेंगे। लेकिन कांग्रेस के जख्म जो है ना, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, आतंकवाद, नक्सलवाद का है, यह देश कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा उनके इस पाप के लिए। आपने WHO ने भी तारीफ करी थी कोरोना को आपकी सरकार की, लेकिन मैं जल्दी से यहाँ के, क्योंकि हम बुंदेलखंड में यहाँ के 2 मुद्दे लूँ, फिर मैं कुछ ऑडियंस से भी सवाल लूँगा। एक बात तो ये कि आपने बार बार, और अमित शाह जी ने भी कहा कि भाई यहाँ पे कट्टे और तमंचेवादी सरकार थी, जो लोग कट्टे बनाते थे, तमंचे बनाते थे, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी फैक्ट्रियाँ चल रही थी। आप लोग यहाँ पर जो है तोप बनाएंगे, एयरक्राफ्ट बनाएंगे, फाइटर प्लेन बनाएंगे, तो ये जो आप कहते हैं इसके पीछे क्या भाव है और कितना सच है इसमें? देखिए, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं से क्या उम्मीद करते हैं? क्या ये सुरक्षा देंगे देश को? ये तमंचावादी नहीं तो क्या है? शुरुआत तो वहीं से किए थे लोग। और मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय और पिछली सरकारों के समय प्रदेश के अंदर इस प्रकार के अवैध हथियारों के इस प्रकार के कार्य चलते थे। और आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का एक संजाल बिछा है। बुंदेलखंड को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से, पूर्वांचल को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, पश्चिम को पूरब से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे से, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर लिंक एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे, ये सभी बन रहे हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, ये सभी बन रहे हैं आज तो। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे, ये सभी आज बन रहे हैं। और डिफेंस कॉरिडोर भी लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, 6 नोड डिफेंस कॉरिडोर के बनाए गए हैं, जिसमें डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बड़ा काम हो रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बन रही है। भारत डायनेमिक्स की एक महत्वपूर्ण यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने 19 नवंबर को झांसी में किया है। चित्रकूट के नोड पर, कानपुर के नोड पर, अलीगढ़ और आगरा में भी लगातार हमारे कार्य चल रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से पहले की सरकारें तमंचावादियों को प्रश्रय देकर के अवैध तमंचा जनपद जिले जिले में बना करके युवाओं को जीवन के साथ खिलवाड़ करती थी और व्यापारियों को तबाह करती थी।
आज डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से तोप और फाइटर विमान बना करके देश की सुरक्षा में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश प्राप्त कर रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में तो कंट्रीब्यूशन। अखिलेश जी फिर कहते हैं कि कोई बता दे भाई कहाँ है ये कॉरिडोर, हमने तो कहीं देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं। तो देखने के लिए दृष्टि चाहिए। भगवान ने ऐसे लोगों को दृष्टि नहीं दी तो मैं क्या करूँ उसके लिए। 12 बजे सोने वाला व्यक्ति आराम से 2 बजे तक तैयार होता है, फिर 5 मिनट के लिए उनको कोई रटाने वाला व्यक्ति आएगा और मुझे लगता है कि अब तो उनके पास महाविद्वान आदमी शिवपाल यादव आ ही गए हैं रटाने के लिए। तो शिवपाल यादव उनको 5 वाक्य रटाएंगे, फिर रटा करके वो जाएंगे, कुछ भूल जाएंगे, फिर खिन्नता में फिर किसी रिपोर्टर को और किसी पत्रकार को धमकी दे देंगे कि हमारी सरकार आएगी तो हम तो गला भी काट देते हैं, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे। तो अब अपनी कमियों को दूसरों पे थोपना, जानकारी न होना, ये उनका अपना उनकी प्रवृत्ति है। शिवपाल जी को तो एक ही टिकट दिया, उनके लोगों को तो टिकट नहीं दिया, वो सब आप अपनी पार्टी में ला रहे हैं। बेचारा शिवपाल अब क्या करे। यानी इसी को कहते हैं ना घर का ना घाट का, इसी को तो कहते हैं। कहाँ प्रदेश का नेता था, पूरे प्रदेश में हजारों लोग उनके पीछे चलते थे, आज खिन्न है, निराश और हताश है। जसवंत नगर की सीट तक सीमित करके रख दिया गया है। कैसे एक बड़े नेता का डिमोशन होता है और कैसे राजनीति का अंत होता है उनकी, मुझे लगता है कि इस सदी का एक सबसे बड़ा प्रमाण और उसके नमूने हैं शिवपाल यादव। मैं अपनी ओर से मेरे बुंदेलखंड के संदर्भ में एक आखिरी बात, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने पानी की बात करी, लेकिन बुंदेलखंड में मैं देख रहा था कि यहाँ पर 3 दशक के अंदर करीब 3500 किसानों ने आत्महत्याएं की। 10 साल के अंदर 50 लाख लोगों ने पलायन किया। पानी नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी, एक बार ट्रेन से यहाँ पर पानी भेजना पड़ा। क्या आप ये दावा कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं सवाल लूँगा तो जनता के मन में भी कई सवाल हो सकते हैं, क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि ये जो समस्या थी पलायन की या यहाँ पर जो किसानों की आत्महत्या का इशू था, इस पर जो है आपकी सरकार ने अच्छे से कंट्रोल कर लिया है? क्योंकि पिछले दिनों ये भी एक घटना हुई थी कि यहाँ पर 2 या 4 किसान जो हैं वो खाद की लाइन में लगे थे, कुछ लोगों ने खाद ना मिलने से आत्महत्या कर ली थी। तो ये सब चीज़ें अभी भी थोड़ा तकलीफ देती हैं। देखिए, सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्या की है 2004 से लेकर के 2014 तक। एक अनुमान है कि देश के अंदर इस दौरान 5 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की और उसमें उत्तर प्रदेश के किसान भी थे। भूख से सर्वाधिक मौतें 2004 से 2014 के बीच में हुई। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके आने के बाद अन्नदाता किसानों के बारे में ठोस योजनाएं बनी। सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और फिर आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। आज़ादी के बाद पहली बार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसान पाए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण संभव हो पाया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए तो इस सोने में सुहागा है कि शुगर केन से सीधे इथेनॉल बनाने की कार्रवाई, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी स्वीकृति दी, इससे पहले की सरकारों ने नहीं दी। और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं कह सकता हूं 2017 से लेकर के 2022 के बीच में न कोई भूख से मौत हुई है और न किसी किसान ने अभाव में आत्महत्या की है। हाँ, पारिवारिक रंजिश, पारिवारिक कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, लेकिन इस कारण से नहीं कि वह आर्थिक तंगी से है या किसी अन्य कारण से। पारिवारिक कारण बहुत सारे होते हैं, पारिवारिक विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं ना कोई किसान आत्महत्या किया है इस पीरियड में। हाँ, उससे पहले होते थे, क्योंकि बहुत सारी जगह तो मैंने भी दौरे किए उससे पहले एक सांसद के रूप में, लेकिन 2017 के बाद इस चीजें नहीं देखने को मिली है। खाद की किल्लत की जहां तक बात है, आत्महत्या का कारण नहीं हो सकता, लेकिन हां, खाद की किल्लत कोरोना कालखंड में जब खाद का निर्यात यानी आयात बंद हो गया, तो वर्तमान में खाद के नए संयंत्र लगाने की कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। गोरखपुर का है,
खाद कारखाना प्रधानमंत्री जी ने चालू करवा दिया। अभी प्रधानमंत्री जी स्वयं गोरखपुर गए थे, 1990 में बंद हो गया था एक खाद कारखाना। 2016 में प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था और अभी 2021 में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से दिसंबर 2021 में इसका लोकार्पण भी हो चुका है, राष्ट्र को समर्पित हो चुका है, चालू हो चुका है। ऐसे ही रामागुंडम का है, तालचर का है और भी अन्य जो खाद कारखाने हैं वह संचालित हो रहे हैं। कोरोना ने जब आवागमन रोक दिया पूरी दुनिया का जी, तो उसका फर्टिलाइजर पर भी असर पड़ा, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के अंदर भारत सरकार ने क्राइसिस नहीं होने दी। हाँ, जो एक सप्ताह पहले लोग डिमांड कर रहे थे, हो सकता है एक सप्ताह लेट में मिली हो, लेकिन किसी को हमने खाली हाथ नहीं जाने दिया। हर एक को खाद उपलब्ध कराई, पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई। हाँ, खाद की जो ब्लैक मार्केटिंग थी उसको रोका गया, सत्य के साथ रोका गया। नीम कोडेड यूरिया आने के बाद तो रुका, लेकिन उस सब के बावजूद कुछ लोग करते थे तो उसको भी सत्य के साथ रोका गया। और मैं कह सकता हूं कि ये कालाबाजारी को, किसी भी प्रकार की अराजकता को अगर कोई रोक सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है, किसी और से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक है, जल्दी से मैं एक दो सवाल ऑडियंस की तरफ से, कई सारे हाथ उठ रहे हैं पीछे की तरफ से, मेरे 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 सहयोगी जी। हाँ, अच्छा, उधर से जी। हेलो। हाँ, आप, हाँ बोलिए आप। हेलो जी हाँ, जोर की बोलिए, हम सुनेंगे आप। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पिछले 5 वर्ष के शासनकाल में हमने काफ़ी परिवर्तन देखे हैं और एक महिला होने के नाते मैंने खुद को बहुत सुरक्षित महसूस भी किया है। मेरा प्रश्न है कि महिलाओं को सुरक्षा के साथ साथ स्वावलंबन भी ज़रूरी है, तो आने वाले 5 वर्षों के लिए आपके पास इनके लिए क्या प्लान्स हैं? आपने अपना नाम नहीं बताया। मैं रश्मि जैन, झांसी से। देखिए, मैं रश्मि जी, आपको मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को यहाँ पे सराहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के उस पूरे कार्यक्रम को अंगीकार किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के, और मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, इन सभी को प्रदेश के अंदर लागू किया। हमने प्रदेश के अंदर कुछ और कार्यक्रम भी लागू किए हैं, जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के स्नातक तक की पढ़ाई या सीनियर सेकेंडरी के बाद अगर वह बेटी कोई सर्टिफिकेट या कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहती तो इसके लिए एक पैकेज 15,000 का एक पैकेज उस बालिका को देने की कार्रवाई हम लोग अब तक कर रहे हैं, जिसमें 11 लाख बालिकाओं को ये सुविधा हम दे चुके हैं। हमने इस राशि को अगले टेन्योर के लिए 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का निर्णय लिया है। एक दूसरा, मेधावी बेटियों को हम स्कूटी भी देने जा रहे हैं। तीसरा, हमारे जितने भी स्नातक यानी सीनियर सेकेंडरी की बात, जितने भी बालक या बालिका होंगे, पूरे यूथ को, वे आईटीआई कर रहे हों, पॉलिटेक्निक कर रहे हों, नर्सिंग का पाठ्यक्रम कर रहे हों, डिप्लोमा का कोई पाठ्यक्रम कर रहे हों, फार्मेसी का है, इंजीनियरिंग का है, या स्नातक है, परास्नातक है, किसी भी उसमें मेडिकल का हो, ऐसे 1 करोड़ यूथ को वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन हम दे रहे हैं। और हमने अगले 5 साल के लक्ष्य रखा है इसको 2 करोड़ पहुंचाने का। इन सभी को ये सुविधा हम देंगे, और केवल टैबलेट और स्मार्टफोन ही नहीं देंगे, डिजिटल एक्सेस भी उसको फ्री में देंगे। इसके अलावा महिला स्वावलंबन के लिए प्रदेश सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम किए और मुझे लगता है झांसी से ज्यादा बढ़कर कोई जान ही नहीं सकता है। देखिए, यहाँ पे आपने देखा होगा महिला स्वयंसेवी समूह कैसे कार्य कर सकता है। बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर उसका एक बहुत आदर्श उदाहरण है, जिसने यहाँ पर 25,000 महिलाओं को अपने साथ जोड़ा है और इसके माध्यम से लगभग 601 गांव इनके साथ पूरे जुड़े हुए हैं। ऐसे लगभग 1 करोड़ महिलाओं को हम पूरे प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जोड़े हुए हैं, जिसमें हम राज्य सरकार की तरफ से रिवॉल्विंग फंड दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने कुछ निर्णय लिए, जैसे गांव में अगर कोटे की दुकान का विवाद होगा
तो बिना किसी हिचक के महिला स्वयंसेवी समूह उस कोटे की दुकान का संचालन करेगी। ये राज्य सरकार पहले ही निर्णय लेकर के उनको उपलब्ध करा चुकी है। दूसरा, राज्य सरकार ने एक कदम उठाया है, पोषण मिशन का जितना कार्यक्रम है वह हम लोगों ने महिला स्वयंसेवी समूह को दे दिया है। कोई अब भ्रष्टाचार नहीं है। ईमानदारी के साथ गर्भवती महिलाओं को, किशोरी बालिकाओं को और कुपोषित बच्चों को ये पोषाहार आज के दिन पे उपलब्ध हो रहा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की तैनाती कर दी है। उस गांव की कोई बेटी या उस गांव की कोई बहू गांव में बैंक की सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है उत्तर प्रदेश का, देश के लिए जो एक मॉडल बनने जा रहा है। और इसी में हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि गांवों के विकास के लिए, कि जो देश के विकास की धुरी हमारे गांव है, गांव का विकास का मॉडल जहां खड़ा होना है। उनके पास अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उत्तर प्रदेश अपनी सभी 58,000 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के साथ जोड़ करके ग्राम सचिवालय की उस परिकल्पना को साकार कर रहा है, जहां पर हर एक ग्राम पंचायत को एक पंचायत सहायक दिया गया है जो कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करेगा। गांव की सभी समस्याओं का समाधान, उसको आय प्रमाण पत्र किसी को लेना हो, जाति प्रमाण पत्र लेना हो, मूल निवास प्रमाण पत्र लेना हो, या गांव से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट को लेना हो, तो उसको ब्लॉक और तहसील में नहीं जाना होगा, बल्कि ग्राम पंचायत के अंदर ही उसे सुविधा प्राप्त हो जाएगी। इस दिशा में भी सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। और मुझे लगता है कि मिशन शक्ति का जो कार्यक्रम हमारा है 3rd फेज में, हर ग्राम पंचायत में हमने महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती कर दी है। देखिए, बेटियों के लिए एक बहुत खुशखबरी होगी। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जितनी महिला पुलिस कार्मिक थी, 5 वर्ष में इसकी संख्या 3 गुनी हो गई है। देखिए, आप अनुमान करिए कि 1947 से 70 वर्षों में जितनी पुलिस कर्मी भर्ती हुई थी उत्तर प्रदेश पुलिस बल में, ये देश का सबसे बड़ा पुलिस बल है, आज उनकी संख्या 3 गुनी हो चुकी है इसकी। दूसरा, महिलाओं से काम नहीं लेते थे लोग। उनको महिला पुलिसकर्मी उनको कार्यालय में बिठा देते थे या कोई ऐसा कार्य देते थे जिससे उनको फील्ड में जाने का अवसर नहीं प्राप्त हो। मैंने बुलाया, जो भर्ती हुई उनकी ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग के बाद उन्होंने कहा हम भी फील्ड में काम करना चाहते हैं। तो मुझे संकोच था। तो उसमें एक बेटी ने कहा, उसने कहा कि अगर हम फाइटर विमान चला सकते हैं तो क्या हम फील्ड में ड्यूटी नहीं कर सकते? मैंने कहा बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो हमने उनकी तैनाती की है। हर ग्राम पंचायत में एक महिला बीट पुलिस अधिकारी, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन जाने की तैयारी, वहां पर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में महिलाओं से बातचीत करना, और अगर सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई इश्यू नहीं है, और सुरक्षा घर के अंदर की भी हो सकती है और घर के बाहर की भी हो सकती है, तो फिर महिलाओं के कल्याण से संबंधित योजनाओं के बारे में उनसे चर्चा करना। आखिर कन्या सुमंगला योजना क्या है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना क्या है, मातृवंदना योजना क्या है, जननी सुरक्षा योजना क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना क्या है, ये सभी कार्यक्रम। और एक जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, आप लोगों को कभी गांव में जाइए, 2017 के पहले क्या स्थिति थी। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में केवल बेटियां जाती थी और उसमें से 75% बेटियां ऐसी होती थी जो नंगे पैर स्कूल जाती थी, कपड़े भी ठीक ढंग से नहीं होते थे। और उन बेटियों को, मैं बुंदेलखंड के दौरे पे आया था पहले, तो मैंने गांव-गांव में जब दौरा अपना लगाया मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो मैं एक दिन जा रहा था यहाँ किसी गांव में, बच्चे स्कूल जा रहे थे, एक फटा हुआ बैग उन पीछे टंगा हुआ था। मैंने गाड़ी रोकी, पूछा उससे, बच्ची से, मैंने कहा तुम कहाँ जा रही हो बेटी? उसने कहा स्कूल। तो मैंने कहा तुम्हारे पास कपड़े ठीक नहीं हैं और अच्छे कपड़े नहीं थे? उसने कहा यही है। और मैंने कहा पैर में चप्पल नहीं थे, जूते चप्पल नहीं थे, नंगे पैर स्कूल जा रही थी।
तो मेरे लिए बड़ा वैसी स्थिति थी। मैं लखनऊ गया और मैंने एक आदेश जारी किया कि बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले हर बच्चे को हम 2 यूनिफॉर्म देंगे, बैग भी देंगे, बुक्स भी देंगे, जाड़ों में स्वेटर भी देंगे और जूता मोजा भी देंगे। आज आप देख सकते हैं, मैं आज देख रहा था, मैं आज ललितपुर में महोबा में देख रहा था, ललितपुर में एक माँ अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ सड़क के किनारे खड़े होकर के अभिवादन कर रही थी। मैं देख रहा था, वो बेटी के भी और उनके बच्चे के भी पैर में भी जूते थे और यूनिफॉर्म पहने हुए थे, ठीक, और अभिवादन कर रहे थे। देखिए, जब हम लोग किसी बेटी को सुरक्षित पाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, हमें लगता है कि 5 साल की हमारी साधना सार्थक हुई है। जब हम लोग किसी गरीब बच्चे के पैर में जूता देखते हैं जो अब पहन करके जा रहा है स्कूल आज, तब हमें लगता है कि हमारी साधना सार्थक हुई है। और यही हमारा कार्य है, इसी के लिए हम लोग आए हैं। सत्ता हमारे लिए शोषण का, मौज मस्ती का माध्यम नहीं है, यही साधना है और यही हमारी राष्ट्र आराधना है। चलिए एक जल्दी से आखिरी सवाल, एक सवाल मेरे सहयोगी, नहीं जी जी जल्दी से एक आखिरी सवाल बस, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने गरीबों को राशन भी दिया और गरीबों को जीवन जीने के लिए मकान भी, लेकिन विपक्षी दावे कर रहे हैं कि ये चुनाव जातिवाद पे होगा। आपको क्या लगता है, हिंदुत्व पर जाएगा या जातिवाद पर? देखिए, शुक्रिया। चुनाव राष्ट्रवाद पे जाएगा, विकास पे जाएगा और सुशासन पर जाएगा। चुनाव आज के दिन पर मैं इस बात को कह सकता हूं, मैंने पूरे प्रदेश के अंदर के सिनेरियो को देख लिया है। मैं पश्चिम से, मध्य से होते हुए आज मैं बुंदेलखंड आया हूं और मैं कह सकता हूं अब ये चुनाव राजनीतिक दलों के बाहर जा चुका है, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता ने मुद्दे तय कर लिए हैं। जगह जगह जो कैसेट बज रहे हैं, जो नारे लग रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो राम को कौन लाएगा? राम को लाने वाले राष्ट्रवादी विचारधारा वाले हैं, ये वंशवादी और जातिवादी वाले लोग नहीं हैं, जनता का शोषण करने वाले लोग नहीं हैं। हमने जो कहा वो करके दिखाया है और आगे जो कहा है वो करके दिखाएंगे। चलिए सर, समय नहीं है, लेकिन मैं एक चीज सिर्फ 1 से 1 मिनट में, क्योंकि अगर उसका जिक्र यहाँ नहीं होगा तो थोड़ी नाइंसाफी होगी। अलग बुंदेलखंड की बार बार यहाँ पे बात उठती है और अभी बीजेपी के जो सांसद है पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, उन्होंने बाकायदा जो है प्राइवेट मेंबर बिल भी लगाया है। इस पर आप लोग क्या सोचते? देखिए, इस प्रकार की मांग तब होती थी जब विकास से क्षेत्र अधूरे रहते थे, अछूते रहते थे। मुझे लगता है कि आज के दिन पर इस प्रकार की कोई भी मांग विकास को कहीं ना कहीं बाधित कर सकती है। आज हमारी आवश्यकता क्या है? देखिए, आज की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वह है एक सुरक्षित माहौल में समग्र विकास की अवधारणा को साकार करना। और समग्र विकास, बिना भेदभाव के विकास, बिना भेदभाव की सुरक्षा, बिना भेदभाव के सम्मान और बिना भेदभाव के अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करना। गरीब कल्याणकारी योजना बिना चेहरा देखे हर गरीब तक पहुंच जाए। और बुंदेलखंड हमारा बहुत इसमें ऊर्जा है, पोटेंशियल है इसमें। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इस पोटेंशियल को पहचाना है और उसको साकार करने के लिए जो हमने कार्ययोजना बनाई है, आप देखना अगले 5 वर्ष के अंदर बुंदेलखंड देश के सबसे विकसित और सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक होगा। चलिए, तो एक बड़ा वादा करके जा रहे हैं हमारे मंच से मुख्यमंत्री जी की उनकी सरकार रिपीट होती है तो अगले 5 साल में बुंदेलखंड जो है पूरी उसकी तस्वीर बदल जाएगी और सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक होगा। डीडी न्यूज और डीडी कॉन्क्लेव में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत नमस्कार। भू सेवा और राष्ट्र सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य मानने वाले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे डीडी कॉन्क्लेव के सत्र का हिस्सा बने। मैं अनुरोध करूंगा दूरदर्शन के महानिदेशक श्री मयंक अग्रवाल और अपर महानिदेशक सुश्री प्रिया कुमार
और आरपी सरोज जी से कृपया मुख्यमंत्री महोदय को डीडी कॉन्क्लेव का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें और जोरदार तालियों के साथ आप सब स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज इस आयोजन में आए और उन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। आप सबका यहां पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ये कार्यक्रम आज डीडी कॉन्क्लेव का झांसी में संपन्न होता है। बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए शहर में।